नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विधायिका पार्ट 3 के बारे में। और विधायिका के पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि संसदीय नियंत्रण के साधन क्या होते हैं, संसद को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे बहस और चर्चा के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों? जो बहस है और चर्चा है, इसके माध्यम से हम अपने संसद को नियंत्रित कर सकते हैं। जिसमें हमारे सामने ये तीन कुछ दिख रहे हैं आपको पॉइंट्स। पहला है प्रश्नकाल, दूसरा है शून्यकाल और तीसरा है स्थगन प्रस्ताव। दोस्तों प्रश्नकाल का मतलब होता है संसद में 12 बजे से लेकर 1 बजे का जो समय होता है वह होता है प्रश्नकाल, जिसके अंतर्गत सरकार के मंत्रियों से जो संसद के सदस्य होते हैं वे प्रश्न करते हैं और सरकार के मंत्रियों को उस पर आंसर देना ही पड़ता है, आंसरेबल होते हैं वो। इस प्रकार से आप सरकार को नियंत्रित कर सकते हैं और सरकार के मेंबर से प्रश्न को पूछा जा सकता है और वो उसका आंसर देंगे ही देंगे। 12 से 1 बजे का समय होता है। दूसरा आपके सामने है शून्यकाल। दोस्तों शून्यकाल का जो मतलब होता है यह 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का संसद में समय होता है, जिसमें सरकार के मंत्रियों से प्रश्न तो पूछे जाते हैं लेकिन सरकार के मंत्री उस पर आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब उनकी मर्जी है, वे किसी प्रश्न का आंसर देना चाहते हैं या नहीं, ये उनकी मर्जी होती है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब है वॉकआउट कह सकते हैं एक प्रकार का। संसद के जो सदस्य हैं यदि सरकार से नाखुश हो, सरकार से सहमत ना हो, तो वह संसद को छोड़कर भी बाहर जा सकते हैं सदन से। इसको स्थगन प्रस्ताव आप उस तरीके से समझ सकते हैं। कानून बनाने की देखिए यहां पर दूसरा जो साधन आपको समझाता हूं मैं संसद को नियंत्रित करने का, वह दूसरा साधन है कानून को स्वीकृति या अस्वीकृति। मतलब जो कानून बन रहा है उस पर स्वीकृति देना या अस्वीकृति देना, संसद इस प्रकार से खुद को दूसरी तरीके से नियंत्रित करता है। और तीसरा है वित्तीय साधन। संसद कहीं ना कहीं से जो पैसे संबंधित जो कार्य हैं, चीजें हैं, उस पर भी संसद को नियंत्रित किया जाता है कि संसद जो आपका है वो पैसों के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण भी स्थापित करता है और उसके माध्यम से खुद को भी नियंत्रित करता है। तीसरा है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है जो सदन के मेंबर्स होते हैं, विपक्षी दल कह लीजिए आप, वे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं कि सरकार जो है उसके पास बहुमत नहीं है, वह सरकार बनाने मतलब सरकार चलाने लायक उसके पास बहुमत नहीं है या मत नहीं है, तो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यदि सरकार के खिलाफ वह पास हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव की सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वहां पर सरकार गिर जाएगी और सदन वहीं पे भंग हो जाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आज के समय में है। निंदा प्रस्ताव भी कहीं ना कहीं से वही होता है कि सरकार की निंदा की जाती है, किसी भी मतलब सरकार जो है जो कार्य उसकी कार्य पद्धति है, काम करने का तरीका है, उसको लेकर निंदा प्रस्ताव भी लाया जाता है। यदि वे भी पास हो जाता है तो सरकार की वहां पर बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है या आप कह सकते हैं फजीहत होती है वहां पर। दूसरा दोस्तों हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे आपका दल बदल कानून के बारे में। आपको थोड़ा बताता हूं सदन इस प्रकार से खुद को नियंत्रित करता है। देखिए दोस्तों दल बदल कानून का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति एक पार्टी का सदस्य होता है और एक पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है तो इसे दल बदल कहा जाता है। मैंने आपको कहा जब कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी के राजनीतिक चुनाव चिन्ह से चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है, इसे दल बदल कहते हैं। तो इस प्रकार की दल बदल की जो पद्धति है या चीज थी उसको रोकने के लिए संसद में 52वां संशोधन किया गया और 1985 में कौन सा संशोधन किया गया? 52वां संशोधन किया गया 1985 में, जिसके माध्यम से दल बदल को रोका जा सके। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कदम रहा होगा। इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूं, इससे संबंधित ही है 91 संशोधन। देखिए दोस्तों 91 संशोधन 2003 में आया था, जिसमें यह कर दिया गया था कि संसद जो आपका है, संसद के कुल सदस्यों के मात्र 15% लोग ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हैं कि 91 संशोधन आपका 2003 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत यह निश्चित कर दिया गया कि जो संसद के जो सदस्य हैं उसमें से मात्र 15% लोग ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार से संसद खुद को नियंत्रित करता है इन चीजों के माध्यम से। अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम ये जानेंगे कि भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर 2 सदन हैं। जिस प्रकार से भारत का जो संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, उसी प्रकार से भारत में भी कुछ ऐसे राज्य हैं
हम कह सकते हैं 7 नहीं 6 कहेंगे हम, क्योंकि 7 राज्य मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए मैं 6 ऐसे राज्यों के नाम आपको बताऊंगा जहां पर 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है, मतलब द्विसदनात्मक हम कह सकते हैं। छह कहेंगे हम लोग। एक आपका यहां पे रहेगा यूपी, एक आपका यहां पे रहेगा बिहार, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं आपका तेलंगाना, एक हमारा रहेगा आंध्रा, एक कर्नाटका, कर्नाटक कह लीजिए, और एक आपका महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे सामने 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदन हैं। अब उन 2 सदनों के मैं आपको नाम बताता हूं। 2 सदन जो आपके होते हैं, एक होता है विधानमंडल और एक आपका होता है विधान परिषद। देखिए अंतर बताता हूं मैं आपको। जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल जनता इसका सीधा चुनाव करती है, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव, यहां आप लिख सकते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। विधानमंडल का प्रत्यक्ष चुनाव है, इसका आप कह दीजिए अप्रत्यक्ष। आप इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, विधानमंडल का मतलब होता है एक तरीके से लोकसभा और विधान परिषद का मतलब होता है एक तरीके से राज्यसभा। जिस प्रकार से विधानमंडल में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लोकसभा में भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, विधान परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसी प्रकार से राज्यसभा में भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इन राज्यों में 2 सदन की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि इन राज्यों में जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत सारी विविधता है, तो विविधता के कारण राज्य के सभी लोगों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके, इस कारणवश इन राज्यों में 2 सदन मतलब 2 सदनों की व्यवस्था की गई है। आशा करता हूं कि जो चीज हमने बात की है आपको समझ आ गई होंगी। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इसी प्रकार से मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।